अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मुझे देखकर भी उसके चेहरे पर कोई तअस्सुर उजागर नहीं हुआ था। मैं भी उसके करीब जाकर बैठ गया। आज तो अय्याशी हो रही है। मैंने मज़िया लहजे में गुफ्तगू की इब्तदा की। उसने एक हल्का सा घूंट भरकर पूछा, कैसे आना हुआ? कल वापसी है, सोचा अलविदा मुलाकात कर लूँ। हो गई मुलाकात, अब तुम जा सकते हो। उसके लहजे में भरपूर अजनबियत दर रही थी। जी नहीं, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी बेजारी के 2 घड़ी की गुफ्तगू भी गवारा नहीं। हाँ, नहीं है गवारा। और तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मेरा नाम कैप्टन जेनिफर हिंसल है। जी नहीं। मैंने हंसकर कहा, इतना लंबा नाम तो खैर मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? तुम क्या चीज़ हो? एक 3rd क्लास पाकी फौजी, एक सिपाही। तुम मेरा पूरा नाम क्यों नहीं ले सकते? स्नाइपर कोर्स में पहली पोजीशन हासिल करने का ये मतलब नहीं कि तुम तमीज़ी खो दो सीनियर जूनियर की। उसके लहजे से साफ महसूस किया जा सकता था कि वो इस वक्त नशे में थी। उसकी बदतमीज़ाना गुफ्तगू मुझे अजीब लग रही थी। जी नहीं, क्या हो गया है? मैंने नरम लहजे में दरियाफ्त किया। मैं कह रही हूँ पूरा नाम लो मेरा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? उसने उल्टे हाथ से मेरा गिरबान थाम कर बदतमीज़ी से पूछा। मैं हक्का बक्का रह गया था। अच्छा, ये गिलास मुझे दो। मैंने उसके हाथ से हाथ भरा गिलास लेना चाहा। बकवास करने की ज़रूरत नहीं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से से धाड़ी, नफरत है मुझे तुमसे। मैं कह रही हूँ दफ़ा हो जाओ। मैंने ज़बरदस्ती उसके हाथ से गिलास लेकर कमरे के कोने की तरफ उछाल दिया। तुम्हारी ये जुर्रत है? उसने मेरा गिरबान थामने में देर नहीं लगाई थी, मगर मैंने उसकी गिरफ्त से अपना गिरबान छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। वो चंद लम्हे गहरे गहरे सांस लेती रही और फिर एकदम मेरा गिरबान छोड़कर मुँह से लिपट गई। साथ ही उसकी सिसकियों से कमरे की फिजा गूंज उठी थी। थोड़ी देर बाद मुँह से अलहदा होकर वो आंखें साफ करने लगी। मिलने क्यों नहीं आई? मैं उसका हाथ थाम कर मुस्कराया। एक धोखेबाज, आवारा और फराडी लड़की से ये पूछना ही फजूल है। बेशक तुम्हें धोखेबाज कहता रहा हूँ, मगर दिल से कभी ऐसा नहीं समझा। और माफ़ करना, जिसको धोखेबाज समझा जाता है उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जाता। क्या मैंने कभी तुम्हारी किसी बात से इनहराफ किया है? जी प्लीज़ तुम ना जाओ, वो गिड़गिड़ाई। मैं हंसा। वैसे इतनी शराब नोशी अच्छी नहीं होती है, बंदा उल्टी सीधी बातें करने लगता है। मैं नशे में नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ जी। तुम ना जाओ, मैं तुम्हें ग्रीन कार्ड ले दूंगी। कर्नल सकांड तुम्हें बहुत अच्छे मुआवजे पर अपने पास रख लेंगे। मैं तुम्हें यह भी यकीन दिला सकती हूँ कि आज तक मैं किसी मर्द के साथ डेट पर नहीं गया। जी नहीं, अगर यह मुमकिन होता तो मैं एक लम्हे के लिए बिना हिचकिचाता, मगर सच तो यह है कि मैं मजबूर हूँ। मेरे पाँव में न सिर्फ पाक आर्मी की जंजीरें हैं, बल्कि मैं एक बीवी का शोहर और एक बाप का इकलौता सहारा भी हूँ। तुम उन्हें यहाँ से काफ़ी सारी रकम भिजवा सकते हो, और पाक आर्मी के हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि तुम्हें यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाएं। सही कहा, मगर यहाँ मेरी हैसियत क्या होगी? एक उजरती कातिल। कर्नल सकार्ड मुझसे सिवाय अपने दुश्मनों को कत्ल करने के और क्या काम लेगा? तुम कुछ भी न करना, मैं हूं ना कमाने के लिए। हाँ जीनी, तुम हो भी इस काबिल कि तुम्हें ढेर सारा प्यार दिया जाए, मगर अफसोस कि तुम मेरी मजबूरियों को नहीं समझ पा रही हो। तुम शायद ये समझ रही हो कि मैं पाकिस्तान आर्मी के खौफ से यहाँ नहीं रुक रहा, तो यकीन मानो ऐसी कोई बात नहीं। मुझे पाकिस्तान आर्मी का कोई खौफ नहीं है। मुझे तो मेरा ज़मीर मलामत करेगा कि जिस मुल्क ने मुझे इस मकाम तक आने में मदद दी, मैं किसी काबिल होते ही उससे गद्दारी कर बैठा। मेरे वालिद को फ़कत पैसों की नहीं, मेरी देखभाल और मोहब्बत की ज़रूरत है। माफ़ी चाहता हूँ जीने, मगर मैं तुम्हारी ये ऑफ़र कबूल नहीं कर सकता। वो मेरे करीब से उठकर इलेक्ट्रिक केतली की तरफ बढ़ गई। काफ़ी या चाहिए, जो मिल जाए, मैंने मुस्करा कर कहा। फिर काफ़ी ठीक रहेगी। ये कहकर उसने केतली का प्लग स्विच में लगा दिया। काफ़ी पीने के बाद भी वो मुझे वहाँ रोकने की कोशिश में मसरूफ़ रही। मैं रात गए तक उसके साथ बैठा रहा, मगर मैं वहाँ रुक नहीं सकता था। पाकिस्तान आर्मी से गद्दारी करना और फिर अपनी बीवी और बाप को लावारिस छोड़ने का मैं सोच भी नहीं सकता था। जिस वक्त मैं अपने कमरे में पहुंचा तो सरदार और लिजोना को मसरूफ़ गुफ्तगू पाया।
मेरा ख्याल है घंटा डेढ़ आराम कर लिया जाए। मैंने मशवरे के अंदाज में कहा। सही कहा भैया, ले जोना खुश दिली से बोली। और फिर हम दोनों से मुसाफा करके वो बाहर निकल गया। जेनिफर सुबह नाश्ते की मेज़ पर ही मुझे अलविदा कहकर चली गई थी, बकौल उसके कि वो मुझे जाते हुए नहीं देख सकती थी। लिजोना और उसके साथी की फ्लाइट हमसे बात थी। वो हमारे पास बैठी गपशप करती रही। हम अपना सामान पैक करके बाहर लान में बैठे धूप से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। बातों बातों में जेनिफर का जिक्र हुआ और वह मुस्करा कर पूछने लगी, भाई एक बात कहूँ, खफा तो नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। कल जेनिफर तुम्हें किस बात पर राज़ी करने की कोशिश कर रही थी? तुम्हें कैसे पता? मैंने हैरानी से पूछा। कल रात को जब मैं अपने कमरे में लौटी तो वो किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि वो नहीं मान रहा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। मैं जान गई कि मौजूद गुफ्तगू तुम्हारी ज़ात है। एक तलखी सी मेरे अंदर घुल गई थी। वो गुज़श्ता रात भी मेरे साथ मोहब्बत का ड्रामा करती रही थी। यकीनन इसके पसे पर्दा कर्नल सकाट की हिदायत होगी। उसे किराए का एक ऐसा कातिल चाहिए था कि जिसका निशाना बेखता हो और जिसके पकड़े जाने की सूरत में उसे किसी इल्ज़ाम का सामना भी न करना पड़े। मैं आहिस्ता से बोला, वो मुझे रोकने की कोशिश में थी तो मेरा शक दुरुस्त निकला। उसने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। तुमने मुझे ये बात बताई नहीं। खामोश बैठा सरदार मुझे मुखातिब हुआ। मैंने उसकी बात पर कान धरे बगैर लिजोना को कहा, कौन सा शक है? यही कि उस दिन न्यूयॉर्क में जो एम शख्स से 2 किलोमीटर से निशाना बनाया गया उसके पसे पर्दा तुम्हारा हाथ है। हाँ, ये सच है। मैंने इतराफ़ करने में हर्ज नहीं समझा था। वैसे तुमसे इस बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। वो संजीदा हो गई थी। ऐसा तुम इसलिए कह रही हो कि असल बात से न वाकिफ़ हो। ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? जवाबन मैंने मुख्तसर अल्फाज में सारी कहानी सुना दी और तुम लोगों ने मुझे इस बात से बेखबर रखा। उसकी शाकी नज़रों का महवर सरदार की ज़ात थी। सरदार उससे नज़रें चुरा कर नीचे देखने लगा। इसे मैंने मना किया था। क्या मुझ पर एतबार नहीं था? वो अफसुर्दा हो गई थी। नहीं, बल्कि तुम पर कोई आँच आती नहीं देख सकते थे। एक गहरा सांस लेते हुए उसने खफगी को दूर झटका। बहरहाल मैं इस सिलसिले में तुम्हारी अच्छी रहनुमाई कर सकती थी। मैंने कहा हाँ, मगर उन्होंने कोई दूसरी सूरत छोड़ी ही नहीं थी। मैंने लिजोना और मान यनली से मुसाफा किया और हम चल पड़े। कार में बैठकर सरदार ने सीट के साथ टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थीं। मैं उसकी कैफियत समझ सकता था। मौत से नज़रें मिलाने वाला सच्चा और खरा पठान इस वक्त लिजोना को देखने का हौसला अपने अंदर मफकूद पाता था। कार चल पड़ी। लिजोना हाथ लहराती रही। मैंने भी कार से हाथ निकाल कर उसे खुदा हाफिज कहा, मगर सरदार आंखें बंद किए बैठा रहा। हम पाकिस्तान में से पैर ढले उतरे थे। अब क्या करें? सरदार ने पूछा। यूनिट रिपोर्ट करें या घर का चक्कर लगा लें? मैंने जवाबन कहा, मेरा तो ख्याल है हमारे घर इतनी दूर नहीं है। तुमने मर्दान जाना है और मैंने तलागंग है, तो क्यों ना आज की रात घर गुजार लें। सुबह 11-12 बजे तक रावलपिंडी पहुंच जाना। यूनिट चले जाएंगे और यूं भी हमारे अगले चंद दिन इंटरव्यू वगैरह ही में गुजरेंगे। शायद हफ्ता एक मज़ीद छुट्टी मिलने में भी लग जाए। ठीक है। सरदार बखुशी तैयार हो गया। हमने अगले दिन 12 बजे पीर वधई बस अड्डे में मिलने का प्रोग्राम तय करके अपनी अपनी राह चल पड़े। मेरे पास काफ़ी बड़ी रकम मौजूद थी। मैं एयरपोर्ट से टैक्सी करा के सदर बाज़ार पहुंचा और महीन और अबू जान के लिए तहफ़ खरीदने लगा। शाम की अजान मुझे वहीं हो गई थी। दोबारा टैक्सी करके मैं पीर वधई मोड़ पहुंचा और तलागंग जाने वाली वैगन में बैठ गया। रात के 9 बज रहे थे जब मैं तलागंग अड्डे पर उतरा। सर्दियों का मौसम था, इसलिए वैरानी का आलम नजर आया। वहाँ से मेरे गांव का फासला 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं था। मैं अमूमन पैदल ही घर चला जाता था। उस दिन मैंने एक टैक्सी वाले से बात की। किराए से 4-5 गुना ज़्यादा पैसे लेकर वो मेरे साथ जाने पर आमादा हो गया। मुझे घर के सामने उतार कर उसने किराया वसूल किया और वापस मुड़ गया। उसके जाते ही मैंने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर फिर अब्बू जान को भी आराम करना मुझे मुनासिब न लगा कि दरवाज़ा खोलने उन्हीं ने आना था। बैग कंधे से उतार कर मैंने नीचे ज़मीन पर रखा और उछल कर दीवार पर चढ़ गया। दूसरी जानेब आहिस्तगी से उतर कर
मैंने दरवाज़ा खोलकर अपने दोनों बैग उठाए और दरवाज़ा कुंडी करके अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सहन में अंधेरा था, अलबत्ता बरामदे के अंदर जलने वाले एनर्जी सेवर की रोशनी ने सहन में भी अच्छा खासा उजाला कर रखा था। अपने कमरे के सामने पहुंचकर मैं रुका। दरवाजे की दर से झलकने वाली रोशनी ने मुझे हैरान कर दिया था, क्योंकि महीन लाइट बुझाकर सोने की आदि थी। मैं दरवाजे पर दस्तक देने ही लगा था कि अचानक मेरे कानों में महीन की हंसी गूंजी और फिर जवाबन एक मर्दाना आवाज़ ने मेरे कानों में जहर उंडेला। मैं बिल्कुल सुन हो गया। इस वक्त महीन के कमरे में किसी गैर मर्द की मौजूदगी। मेरा दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। करीब होकर मैंने दरवाजे से कान लगाया। मर्द कह रहा था, इतनी जल्दी तो मैं जाने वाला नहीं जानू, तुम तो शेर ही नहीं होते। महीन की जज्बात में डूबी आवाज़ सुनकर मुझे अपनी टांगों पर खड़ा रहना दुश्वार हो गया था। मेरी प्यारी माही की सूरत ही ऐसी है कि सारी ज़िंदगी देखने से भी दिल न भरे। तो फिर कोई काम धंधा करो ना, ताकि मैं इस मुसीबत से तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊं। काम धंधा भी कर लूँगा, थोड़ा सब्र करो। उसने बात ख़त्म करते हुए जाने क्या हरकत की थी कि किसी को थप्पड़ मारने जैसी आवाज़ उभरी। इसके साथ महीन की आवाज़ आई, कितनी बार मना किया है कि शरारत ना किया करो। वो कमीनगी से हंसा, तुम भी मुझे काम धंधे का ना कहा करो। उसकी आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही थी। तो क्या मुझे पाने के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? महीन ने नाराज़गी भरी आवाज़ में पूछा। वाह जी वाह, तुम्हें पाने के लिए अब मजदूरी शुरू कर दूँ, उसने कहका लगाया और मैंने पहचान लिया, वह उसका चचाजाद ताहिर था। जाने कितने अरसे से यह खेल खेला जा रहा था, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था वो अब्बू जान को नींद की गोलियां खिला देते थे। तो कोई नौकरी शुरू कर दो, महीन ने मशवरा दिया। नौकरी वगैरह तो मुझसे होने वाली नहीं है, अलबत्ता कोई कारोबार शुरू करने का इरादा है। तुम कुछ रकम का बंदोबस्त करो ना। मैं कहाँ से रकम का बंदोबस्त करूँ? मुझे जीशान इतने पैसे थोड़ी देता है कि उससे कोई कारोबार हो सके। इतने जेवरात जो पड़े हैं तुम्हारे पास, इनका क्या करोगी? जीशान पूछेगा नहीं कि जेवरात कहाँ गए, कर लेना कोई बहाना, ताहिर ने कहा, और उसके साथ मोहब्बत के इजहार की हैवानी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी। इससे ज़्यादा बकवास सुनने की मुझ में ताब नहीं थी। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुला हुआ था। यूं भी उन्हें किसी का डर खौफ नहीं था कि वो दरवाज़ा कुंडी करते। घर में मौजूद अकेला बूढ़ा किसी नामालूम नशे के ज़ेर असर था। मैं दनदनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर दोनों का रंग फक हो गया था। महीन तो गोया काटो तो बदन में लहू नहीं कि जिंदा मिसाल लग रही थी। ताहिर एक झटके से उठा और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा। उसे देखकर महीन को भी अपनी बेरी बांसी का ख्याल आ गया था। वो भी उठकर कपड़े डालने लगी। मैं तंजिया लहजे में बोला, तुम्हें क्या ज़रूरत है कपड़े डालने की? एक तुम्हारा शोहर है और दूसरा, इससे वैसे भी कुछ नहीं छुपा है, हम बातचीत से मसला हल कर सकते हैं। कपड़े पहनते ही ताहिर ने गुफ्तगू की इब्तदा की। कौन सा मसला? मैंने हैरानी ज़ाहिर की। यही मसला, बस आप दरगुजर करें। मैंने उन दोनों को मुखातिब करके पूछा, वैसे इस हालत में अगर एक शोहर अपनी बीवी को पकड़ ले तो क्या वो बीवी और उसके आशना को कत्ल करने का हक नहीं रखता? खुदा के लिए माफ़ कर दो। महीन थर थर कांपने लगी थी। हम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ताहिर की टांगें भी लरजने लगी थीं। तुम्हें मारकर हाथ ही गंदे होंगे, मैंने मुंह बनाकर कहा, और मारूं भी किसके लिए जब मेरी इज्जत ही को अपनी इज्जत का पांस रखना नहीं आया। महीन ने शर्मिंदगी से सर को झुका लिया। वैसे तुम्हें किस चीज़ की कमी दी थी मैंने? और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो तुम मुझे बता देती, ज़बरदस्ती थोड़ी करना थी। मैंने कहा, मैं बहक गई थी। उसने सिसकी भर कर कहा, यह भी खूब कहा, मैं अमेरिका में खुद को तुम्हारी अमानत समझकर गैर औरतों से दूर रखता रहा और तुम यहाँ बहक गई। खैर, अपने अपने ज़र्फ़ की बात है। प्लीज़ ज़ीशान, मुझे एक मौका दे दो। उसने भाग कर मेरे कदमों से लिपटने की कोशिश की थी। मैंने धक्का देकर उसे पीछे गिराते हुए कहा, मेरा और आज़ाद से एतमाद उठ गया है। और पागल, तुम अपना रोना रो रही हो। बहरहाल जाओ, तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और अगले 5 मिनट में तुम दोनों यहाँ से गायब न हुए।
तो शायद तुम्हें कत्ल न करने के फैसले में मुझे तरमीम करना पड़े। चलो महीना, ताहिर ने घबराते हुए कहा। वो लरसती कांपती खड़ी हो गई। ताहिर ने बिस्तर से उसकी गर्म चादर उठाकर उसे पकड़ी और वह दोनों घर से बाहर निकल गया। गली का दरवाज़ा बंद करके मैं अपने कमरे में आया। महीन की चारपाई से मुझे घिन आ रही थी। आन की आन में मेरी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई थी। मैं जेनिफर की चालबाजियों और मक्कारियों पर शक किया रहा था। महीन तो उससे भी 100 कदम आगे निकली थी। आज तक वो मुझसे झूठी मोहब्बत जिताती रही थी। उसके गुज़श्ता रवैये को याद करके मेरी आंखें नम होने लगीं। उसके नाज नखरे, उसकी अदाएँ, उसका लाड भरा अंदाज, क्या वो सब झूठ था? सब धोखा फरेब था? मेरे दिल में औरत ज़ात की नफरत भरने लगी। अचानक मुझे लगा कि मैंने उन दोनों को जिंदा छोड़कर बेगैरती का सबूत दिया था, मगर फिर मैं खुद को समझाने लगा कि उन्हें कत्ल करके भी मुझे क्या हासिल हो जाता, और देखा जाता तो वो एक तरह से मेरे लिए कत्ल ही हो चुकी थी। सुबह की अजान तक मैं यूं ही अजियतनाक सोचों में घिरा रहा, और फिर अजान की आवाज़ सुनते ही गुस्ल खाने में घुस गया। वज़ू करके मैं अबू जान के कमरे की तरफ बढ़ा। लाइट जलाने पर वो मुझे बेसिद लेटे नजर आए, हालांकि वो हल्की सी आवाज़ सुनकर जाग जाया करते थे। मैंने उनके पाँव को हाथ लगाया और फिर उनकी टांगें दबाने लगा। थोड़ी देर के बाद उनकी आंखों में जुम्बश हुई और उन्होंने आंखें खोल दी। अरे जीशान बेटा, वो सर झटक कर गनूदगी भगाते हुए उठ बैठे। तुम कब पहुँचे? बस थोड़ी ही देर हुई है अबू जान, आप उठें, जमात निकल जाएगी। हाँ बस अब तो उठ गया। आज कम बखत नींद ने कुछ ज़्यादा ही असर दिखाया है। उन्हें जगा कर मैं मस्जिद की तरफ बढ़ गया। वापसी पर हम इकट्ठे ही आए। घर में दाखिल होते ही उन्होंने महीन को आवाज़ दी। महीन बेटा, चाय तो ले आओ। आप बैठे अबू जान, मैं बना लाता हूँ। महीन बेटी को बनाने दो यार, तुम ज़रा अमरीका का हाल अहवाल सुनाओ। वो चली गई है अबू जान, मैं आहिस्ता से बोला। चली गई है? अबू जान सजदे रह गए थे। मगर कहाँ, क्यों? मैं चाय बना कर लाता हूँ, फिर बात करते हैं। छोड़ो चाय को, अबू जान परेशानी से बोले। बहन क्यों चली गई है? वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी अबू जान। ये भला क्या बात हुई? मेरी महमल बात भला कब उन्हें मुतमईन कर सकती थी? अबू जान, आप इतनी गहरी नींद सोने के आदी तो नहीं थे। फिर आज आपको क्या हुआ था? इसमें मेरी नींद कहाँ से आ गई? अबू जान ने फिक्र मुकम्मल करने की बजाय मेरी तरफ देखा और फिर सोचते हुए बोले, ऐसा हफ्ते में एक आध बार हो जाता है, मगर वो ऐसी तो नहीं थी। अबू जान बगैर मेरे बताए बात की तह तक पहुंच गए थे। मैं भी किसी के कहने पर उन्हें ऐसा न समझता, मगर आंखों देखा झुठलाना मुमकिन नहीं। ये कहकर मैं बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। जब चाय बनाकर लौटा तो अबू जान किसी गहरी सोच में थे। शायद उन्हें यकीन करने में दुश्वारी हो रही थी। चाय लें अबू जान, मैंने प्याली उनकी जानिब बढ़ाई, जो उन्होंने खामोशी से थाम लिया। हमने खामोशी से चाय पी, गोया हमारे पास कहने को कुछ बाकी नहीं बचा था। उस वक्त मैं बर्तन बावर्ची खाने में रखने जा रहा था जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। चाचा हशमत अली अपने दोनों बेटों असगर और असगर के हमरा दरवाजे पर खड़ा कीना तोज नज़रों से मुझे घूर रहा था। वो अबू जान के मामू का साला था, मेरा साहब का ससुर और महीन का बाप। मैं उसे हमेशा चाचा जान कहकर बुलाता था। आए चाचा जान। मैं दरवाजे से एक तरफ खड़ा हुआ। तुमने अच्छा नहीं किया जीशान, वो अंदर दाखिल होता वसीले लहजे में बोला। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि तुमने आधी रात को मेरी बेटी को तलाक देकर घर से निकाल बाहर किया। उसकी बुलंद आवाज़ सुनकर अबू जान भी कमरे से बाहर निकले थे। उन्हें देखकर हशमत उनकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ बोला, और भाई हैदर अली, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जवाबन अबू जान खामोश रहे थे। अब भला ये क्या बात हुई कि बीवी तबीयत खराब होने की वजह से शोहर को खाना गर्म करके ना दे और शोहर आधी रात को उसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दे। गुस्सा इंसान से बहुत कुछ करवा देता है भाई साहब। बहरहाल कमान से निकला तीर और बीवी को दिए तलाक के 3 अल्फाज वापस नहीं आ सकते। मुझे कुछ न कहता देखकर अबू जान ने भी असल बात से पर्दा उठाना मुनासिब नहीं समझा था। वैसे शर्म हिया और गैरत भी कोई चीज़ होती है जीशान मियाँ। चाचा हशमत अली का गुस्सा आसमान को छू रहा था।
मेरा दिल तो कर रहा है कि तुम्हें तुम्हारी मर्दानगी का मज़ा चखाऊं, मगर बेगैरत आदमी की पटाई से मुझे कुछ हासिल होने की तवक्को नहीं है। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। मैं चाहता तो असल बात बताकर उसे शर्मिंदा कर सकता था, मगर एक बाप के लिए बेटी की तलाक का सदमा ही काफ़ी था। अगर वह उसकी बेरहमी का सुनता तो शायद किसी से नज़रें मिलाने के काबिल ना रहता। हशमत भैया गुस्सा थूके और आए बैठे। अबू जान नरम तबीयत के मालिक थे, झगड़े फसाद से उनकी जान जाती थी। बैठना और इस घर में, हशमत अली तंजिया लहजे में बोला, मैं यहाँ थूकना भी गवारा न करूँ, और इस वक्त मैं तुम लोगों से बातचीत करने नहीं आया, अपनी बेटी का सामान समेटने आया हूँ। यह कहकर वो खामोशी से खड़े बेटों को मुखातिब हुआ, चलो भाई सामान समेटो बहन का। वो दोनों नथने फुले मेरे कमरे की तरफ बढ़ गए। खुद हशमा चचा भी उनके पीछे चल पड़ा। उन्होंने हमसे पूछने की जहमत गवारा नहीं की थी, क्या या कोई हमारा सामान भी कमरे में मौजूद है या नहीं। असगर और असगर सामान कमरे से निकाल कर सहन में रखने लगे। अचानक हशमत अली कमरे से बाहर निकला। उसने हाथ में बटुआ पकड़ा हुआ था। मैंने उसके चेहरे की तरफ निगाह दौड़ी। वहाँ गुस्से और गजबनाकी की जगह नदामत और शर्मिंदगी भरे तासरात थे। करीब आकर उसने मेरे कंधों पर हाथ रखे और फिर सिसकियाँ भरते हुए मुँह से लिपट गया। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं गलती पर था। मैं उसकी बात सुनकर सजदे रह गया था। जाने उसके हाथ क्या लगा था कि एकदम उसकी हालत तब्दील हो गई थी। चाचा जान खैर तो है? मैंने आहिस्ता से पूछा। क्या हुआ? तुम्हें दोनों को मार देना चाहिए था बेटा। थोड़ी देर पहले वाला हशमत कहीं गायब हो गया था तो क्या होता चाचा? अब भी तो वो मेरे लिए मर ही गई है ना। उस शहर की गर्दन तो मैं उतारूंगा। चाचा ने बटुआ खोलकर मेरे सामने किया। वो ताहिर का बटुआ था जो वो गलती से महीन के बिस्तर पर छोड़ गया था। उसमें उसने महीन की तस्वीर भी रखी हुई थी। इसके अलावा उसकी अपनी तस्वीर और शनाख्ती कार्ड वगैरह भी था। कोई ज़रूरत नहीं चाचा, दो बोल पढ़वा कर उसके साथ रुखसत कर दो। अगर वो एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं तो उन्हें इकट्ठे ज़िंदगी गुजारने का हक है। गो उनका तरीका गलत था, मगर मुतालबा तो गलत नहीं है ना। अगर मुझे उस बेगरत का बटुआ न मिलता तो क्या तुम यूं ही हमेशा मेरे और मेरे बेटों के हाथों मतून होते रहते? हमने कौन सा एक घर में रहना है चाचा? मैंने फीकी मुस्कुराहट से कहा। जो भी अगर वो अपने गुनाह पर पर्दा डालना चाहती थी तो मुझे उसकी पर्दादरी करने से क्या हासिल होता? मैं आपसे भी शर्मिंदा हूँ हैदर भैया। हाशिमा चाचा अबू जान को मुखातिब हुआ। अच्छा छोड़ो, जो होना था वो हो चुका। अबू ने उसे तसल्ली दी। बेटा ये सामान वापस रख दो। हाशमत अपने बेटों को मुखातिब हुआ। नहीं नहीं चाचा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जल्दी से कहा। और माफ़ करना, यह सामान आपका नहीं, आपकी बेटी की मलकियत है। पहले तो उसने सख्ती से इनकार कर दिया, मगर फिर अब्बू जान और मेरे समझाने पर वो सामान ले जाने पर राज़ी हो गया। मैंने महीन का सारा जेवर जो वो अपने घर से लाई थी या उसे हमने दिया था, उनके हवाले कर दिया था। जब वो जाने लगे तो मैंने एक दिन पहले खरीदे हुए तहफ़ भी ये कहकर उनके हवाले कर दिए कि ये मेरे किस काम के, चलो जिसके लिए ख़रीदे हैं वही इस्तेमाल कर ले। गज़बनाक और तेज की हालत में आने वाले मेरे ससुर और साले नदामत और खफत भरे आंसू बहाते हुए रुखसत हुए थे। उनके जाने के थोड़ी देर बाद मैं भी अबू जान से इजाज़त लेकर रावलपिंडी रवाना हो गया। सरदार मुझसे पहले पहुंच गया था। उसने मुझसे घर की खैर खैरियत पूछी। जवाबन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर असल बात बताने से गुरेज किया। यूँ भी एक मुस्लिम के लिए अल्लाह पाक का शुक्र तो हर वक्त बनता है, मगर एक इंसान की फितरत अजीब किस्म की है। लाखों करोड़ों नेमतें वसूल करके एक तकलीफ़ पर रब्बे करीम की नाशुक्री पर आमादा हो जाता है। यूनिट में हमें पुरजोश तरीके से खुश आमदीद कहा गया था, ख़ासकर मेरी बहुत पजीरई हुई थी। 2-3 दिन के बाद हमें 10-10 दिन की छुट्टी मिल गई। मेरा घर जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। मैं घर जाने की बजाय सवाबी चला गया। उस्ताद उमर दराज मुझे बहुत मोहब्बत से मिला था। मैं उनके साथ सैन में बिछी चारपाई पर बैठकर अमेरिका में गुजरे शब व रोज़ दोहराने लगा। सारी तफसील सुनने के बाद उसने मेरी तारीफ़ करने की बजाय पूछा, जीशान बेटा तुम परेशान और अफसरदा क्यों हो? ऐसी तो कोई बात नहीं सर। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो हंसा। तुम्हारा मतलब है मेरी आंखें धोखा खा रही हैं?
छोड़ें सर। दुख के बादल बरसने के लिए तैयार हो गए थे। वह मेरी आंखों में झांकते हुए कहने लगा, ज़रूरी नहीं कि आंसू रोकने वाला गम छुपाने में भी कामयाब हो जाए। सर, मुझे गुजरे गमों को याद करना मुनासिब मालूम नहीं होता। गम बढ़ने से हल्का हो जाता है बेटे। मैंने साहब गोई से कहा, कुछ गमों के तज़किरे पर गैरत आमादा नहीं होती है। औरत का गम हमेशा मर्द को तोड़ कर रख देता है। वो जहाँ दीदा शख्स बगैर मेरे बताए हकीकत के करीब पहुँच गया था। लेकिन याद रखना बेटे, कमज़ोरी नहीं दिखाना। तुमसे ज़्यादा नुकसान उसका हुआ है। उसने एक मुखलिस साथी गिनवा दिया, जबकि तुम्हारी एक दगाबाज और मतलबी से जान छोड़ गई। वो साद उम्र दराज की बात सुनकर मेरे दिल पर छाए गम के बादल एकदम हट गए थे। अच्छा छोड़ें सर इस मौजू को। आपने मेरी कारकर्दगी पर कोई तबसरा नहीं किया। वो तो मैंने पहले दिन से बता दिया था कि तुम मेरा रिकॉर्ड तोड़ दोगे, और वही हुआ। मैं बस 600-700 मीटर तक हदफ को निशाना बनाता रहा और तुम 1900 मीटर तक पहुंच गए। ये तो खैर आप ज्यादती कर रहे हैं। 1900 मीटर से मैंने उस हथियार से हदफ को निशाना बनाया है जिसकी कारगर रेंज 2000 मीटर है, जबकि आपने 700 मीटर पर G3 से हदफ को निशाना बनाया था जिसकी कारगर रेंज टेलीस्कोप साइड लगाकर भी 600 मीटर बनती है। ये भी तो देखो ना कि मेरी शोहरत पाकिस्तान तक महदूद रही, और तुम जाने कितने ममालिक के स्नाइपर्स को पिछाड़े हो। उस्ताद उमर दराज स्नाइपिंग के फ़न की तरह बातों में भी माहिर था। मैं हंसते हुए बोला, आप किरदार की तरह गुफ्तार के भी काजी हैं। उन्होंने शफकत से कहा, बस हर फर्मा बरदार शागिर्द की तरह तुम अपने उस्ताद को हारते नहीं देख सकते। शाम की अजान हो रही है। मेरा ख्याल है वज़ू मस्जिद में करना बेहतर रहेगा। मैंने उसे बेजान छुड़ाते हुए मशवरा दिया। यह मुनासिब है। वो सर हिलाते हुए खड़े हो गए। अगला दिन हमने उस्ताद उमर दराज के घर में गपशप में गुजारा। उनके चंद दोस्त भी आ गए थे। खूब महफिल जमी रही। उस दिन से पैर को मैंने उस्ताद उमर दराज से इजाज़त चाहिए। बेटा आते जाते रहा करो। वो मुझे गले मिलते हुए शफकत से बोले, जी सर, ये कोई बताने की बात तो नहीं है ना। मैंने इस बात में सर हिलाया। उन्होंने शरारती लहजे में कहा, और अगर शादी का इरादा हो तो ज़रूर बताना। ऐसी दुल्हन ढूंढ कर दूंगा कि तुम्हारी सोच से भी मावरा होगी। सर, अगर हकीकत कहूँ तो मुझे औरत ज़ात से नफरत हो गई है। इतनी नफरत जिसकी बाबत आप सोच भी नहीं सकते। इसे शिद्दत पसंदी और तशद्दुद कहते हैं बेटा। उस्ताद उमर दराज ने समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कोई तो ऐसी होगी जो तुम्हारे दिल से औरत ज़ात के बारे ये बदगुमानी दूर कर देगी। सर, अपना ख्याल रखिएगा। आपकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहेगी। उनकी बात का जवाब न देकर मैंने अपना मतमा नज़र उन तक पहुँचा दिया था। ठीक है बेटा, अल्लाह पाक तुम्हें सुखी रखे। वही ज़ात बरकत ही तुम्हारे जहन से ये गलत सोच निकाल सकती है। अल्लाह हाफ़िज़ सर। मैंने अलविदा मुसाफा करते हुए उनके दोनों हाथों को बोसा दिया और वहाँ से निकल आया। शाम की अजान हो रही थी। जब मैं घर में दाखिल हुआ, वहाँ फूफो जान को देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई थी। वो बेवा थीं। उनके 3 बेटे और 2 बेटियाँ थीं। तमाम शादीशुदा थे। पहले वो बारी बारी तीनों बेटों के यहाँ क़याम कर दी थीं, मगर अब शायद अबू जान उन्हें मुस्तकिल अपने पास ले आए थे। अबू जान मुझे देखकर खुश हो गए थे। फूफो ने भी मुझे गले से लगाकर प्यार किया। यकीनन उन्हें महीन के साथ मेरी अलहदगी की खबर मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने इस मुताल्लिक़ कोई सवाल करने से गुरेज किया था। छुट्टी के बकिया दिन मैंने घर में गुजारे। ज़्यादातर मैं घर ही में रहता था। बस 2-3 बार अपने दोस्त अवैसी से मुलाकात करने गया, या वो खुद मेरे घर आ गया था। महीन के मसले पर उसने मुझे खरीदने की कोशिश की, मगर मैंने भी उसे असल बात की हवा नहीं लगने दी थी। अलबत्ता दबे लफ्ज़ों में उसने मुझे ये बावर ज़रूर करा दिया था कि लोगों को असल बात का पता चल चुका था। ऐसी बातें छुपा नहीं करती। अबू और फूफो जान ने दूसरी शादी के बारे में मेरा इंडिया जानने की कोशिश की, मगर मैंने सख्ती से मना कर दिया था। दुनियावी दिलचस्पियों से जी अचाट हो गया था। अमेरिका में कैप्टन जेनिफर की वजह से औरत ज़ात के बारे मेरे दिल में जो बदगुमानी पैदा हुई थी, महीन की हरकत ने उस पर तस्दीक की मोहर सुप्त कर दी थी। अब मैं चाहकर भी औरत ज़ात पर एतमाद नहीं कर सकता था। वो छुट्टी जो कभी यूँ गुजरती थी
कि जाते वक्त तशनगी का एहसास शिद्दत से दिल में रहता था। अब बड़ी मुश्किल से गुजरी। वही घर जिसमें कोई लम्हा महीन के बगैर नहीं गुजरता था, अब उसका वजूद नापीद था। छुट्टी ख़त्म होने पर मैं बड़ी मुश्किल से रुखसत हुआ करता था, मगर उस दिन मैं सुबह नाश्ते के बाद ही जाने के लिए तैयार था। बुआ और अब्बू जान से दुआएं लेकर मैं घर से निकल आया।